मैडम आपके पास में स्किन से रिलेटेड क्या कॉमन प्रॉब्लम्स लोग लेके आते हैं? आप अपने स्किन को प्रोटेक्टेड रखिए। जैसे आप सनस्क्रीन यूज कीजिए, आप बाहर हो घर में हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना ही। ये सबसे बड़ा मिथ है कि लोग सोचते हैं कि जब हम बाहर रहते हैं तो ही हमको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं। मेडिकल में जाके क्रीम्स ले लेते हैं। अब वो क्रीम्स ऐसे रहते हैं, वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन ड्रग्स रहते हैं जो एक्चुअली नहीं यूज करना चाहिए। जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और द SKR पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट जो है वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि हमें स्किन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानना है। तो आज आपके सामने है डॉक्टर प्रीति माहिरे। प्रीति मैडम को करीब 13 साल का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में। हेयर स्पेशलिस्ट तो है ही, उसके साथ में स्किन स्पेशलिस्ट भी है और स्किन के बारे में उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। आप बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं, वही सवाल लेके आज हम उनसे बातें करेंगे। तो प्रीति मैडम नमस्कार। नमस्ते सचिन जी, थैंक यू मुझे यहाँ वापस से इनवाइट करने के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्रीति मैडम अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्ते सचिन जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ वापस से इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति महिरे है और मैं स्किन और हेयर कंसल्टिंग करती हूँ। करीबन 13 साल हो चुके हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए और काफ़ी सारे पेशेंट्स मैंने देखे हुए हैं स्किन और हेयर के, और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स भी है अपने पास स्किन और हेयर के रिलेटेड। जो जैसा जो इश्यू रहता है हम उस पर वर्कआउट करते हैं, कंसल्ट करते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं। प्रीति मैडम स्किन के कितने टाइप होते हैं? देखिए, देखा जाए तो स्किन के 5 टाइप होता है। एक नॉर्मल होता है जिसमें आपको स्किन आपकी नॉर्मल फील होती है। दूसरी होती है ड्राई स्किन, जो स्किन थोड़ी खिंची खिंची से लगती है, कभी कभी इचिंग होता है। तीसरा टाइप हो जाता है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है आपके स्किन में, तो ओवरऑल आपका फेस थोड़ा शाइनी सा दिखता है। ऑयल जब भी प्रोडक्शन आपके फेस पे ज़्यादा होता है। चौथा होता है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन में आपका टी जोन जो होता है, जैसे फोरहेड, नोज और चिन रीजन, ये ऑयली रहता है, बट बाकी का ये स्किन आपका ड्राई या नॉर्मल रहता है। और पांचवा होता है सेंसिटिव स्किन, मतलब बहुत ज्यादा कुछ भी चीज लगा ले तो तुरंत आपकी स्किन रिएक्ट कर जाती है। तो ये 5 स्किन के टाइप्स जनरल होते हैं। प्रीति मैडम ऐसा कहा जाता है कि स्किन इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? स्किन, ये जैसे आपने सही कहा कि स्किन ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो इसके फंक्शंस बहुत सारे हैं। सबसे पहली चीज तो ये फिजिकल जो बाहर की चीजें रहती हैं उसे हमारी बॉडी के अंदर आने से एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड रखता है। जैसे बाहर के पोल्यूटेंट्स हो गए, डर्ट, डस्ट, ये सबसे प्रोटेक्शन मिलता है। इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है, डायरेक्टली अंदर ना जाते हुए। पहले आप अगर कट या कुछ भी लगता है तो पहले स्किन हार्म होती है, उसके बाद में अंदर अगर कुछ हानि हो रही होगी तो अंदर होती है। दूसरी चीज यूवी प्रोटेक्शन, मतलब सन रेस जो आते हैं जो हमारी स्किन को हार्म करते हैं, तो डायरेक्टली एक स्किन ये एक बैरियर बन जाता है जिससे हमारा अंदर की जो चीजें हैं वो प्रोटेक्टेड रहती हैं। तीसरी चीज है कि स्किन सेंसेशंस देती है हमारे, जैसे ठंडा, गरम, ये हमको चीजें सेंसेशन समझ में आती है। जैसे अगर हमने कुछ ठंडी चीज को हाथ लगाया तो ठंड है समझ में आता है। अगर कोई गरम चीज है, हम फटक से हाथ अगर छू लिया तो फटक से हाथ हम हटा लेते हैं। तो ये भी एक सेंसेशन है जो नर्व्स ये एक सिग्नल पहुंचाते हैं स्किन के थ्रू। फिर आता है कि जैसे पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो धूल, मिट्टी, प्रदूषण है, इनसे भी हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है। थर्मल रेगुलेशन करता है, जैसे बाहर ज़्यादा गर्म है तो एक हमारी बाहर कितनी भी गर्मी होने से हमारी स्किन के अंदर की जो चीज़ें हैं वो इंटैक्ट रहती है। जैसे बाहर का टेम्परेचर के हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर चेंजेस नहीं होते, सो वो एक थर्मल रेगुलेशन का काम भी हमारी स्किन करती है। मैडम आपके पास में स्किन से रिलेटेड क्या कॉमन प्रॉब्लम्स लोग लेके आते हैं? वैसे तो काफी सारे हैं, बट अगर देखा जाए तो पिगमेंटेशन की इश्यूज, मतलब स्किन किसी की पैची दिखती है, किसी को जाई हो जाती है, किसी को पिंपल जाने के बाद जो मार्क्स रह जाते हैं उसका हो जाता है, वो पेशेंट्स आते हैं। स्किन टोन, अनइवन स्किन टोन होता है, मतलब आपकी स्किन पैची दिखती है, कहीं काली दिखती है, कहीं आपकी स्किन नॉर्मल दिखती है। तो पिगमेंटेशन का जो इश्यू वाले पेशेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा है।
क्यों? क्योंकि लोग स्किन केयर बेसिकली करते नहीं हैं। पेशेंट्स तब आते हैं हमारे पास जब स्किन काफी सारी डैमेज हो चुकी होती है। अगर यही आप पहले से एक बेसिक स्किन केयर रूटीन भी स्टार्ट करते हैं तो आप पिगमेंटेशन को काफी हद तक डिले कर सकते हैं। दूसरी चीज जो बहुत कॉमन है वो है पिंपल्स। पिंपल्स के काफी सारे पेशेंट्स हैं और पिंपल्स हर एक एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। तो जनरली मेरे पास फीमेल्स भी हैं, कुछ मेल्स भी हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, बॉयज, ये काफी पिंपल के पेशेंट्स भी ज्यादा देखने मिलते हैं। फिर होता है फंगल इन्फेक्शंस हो जाता है, जैसे गर्मियों में फंगल इन्फेक्शंस काफी कॉमन है। स्पेशली ये स्वेटिंग के वजह से होता है। अभी गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है तो पसीने के वजह से फंगल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। और मेन यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि ये कंटेजियस है, एक दूसरे के वजह से ये फैल सकता है, कंटेजियस है। तो फिलहाल ऐसे पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने मिलते हैं। मैडम, पिगमेंटेशन बहुत कॉमन वर्ड है, ये पिगमेंटेशन एक्चुअली होता क्या है और होता क्यों है? पिगमेंटेशन, जब आपकी स्किन नॉर्मल स्किन कलर से ज्यादा डार्क दिखने लगती है तो उसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं। पिगमेंटेशन ये एक बहुत वेग टर्म है, इसके अंडर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे पिंपल के दाग हो गए, झाई हो गई, पिंपल के मार्क्स, अनइवन स्किन टोन हो गया, तो ये सब पिगमेंटेशन के अंडर ही पकड़ सकते हैं। अभी होता क्यों है? ये जनरली जो सन से सन रेज निकलते हैं जो 3 टाइप में डिवाइडेड रहते हैं, यूवी ए, बी और सी। जो सी है वो अर्थ तक आता नहीं है। बी रेज जो है, अगर हम खिड़कियां बंद कर देते हैं तो वो विंडो पेन्स पेनिट्रेट नहीं करती। और जो तीसरी है यूवी ए रेज, वो आप कपड़े भी पहने रहेंगे तो भी वो उनको पेनिट्रेट करती है। तो इसलिए ये इस वजह से हमारी स्किन हार्म होती रहती है। तो ये कंटिन्यू जो एक्सपोजर होता है हमारा बचपन से लेके जब तक हम ध्यान नहीं देने लगते तब तक, इतने सालों से जो स्किन का सन एक्सपोजर होता है तो वो धीरे धीरे ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। तो इसके वजह से कंटिन्यू सनरेज के वजह से मेलानिन प्रोडक्शन, मेलानिन एक ऐसी चीज है जो हमारी स्किन को कलर देती है, तो उसका ओवर प्रोडक्शन होने लगता है और इस वजह से पिगमेंटेशन देखने मिलता है। तो मेन इसमें बेसिकली ये होता है कि आप अपने स्किन को प्रोटेक्टेड रखिए, जैसे आप सनस्क्रीन यूज कीजिए, आप बाहर हो, घर में हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना ही है। इससे आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती है, आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है, पिगमेंटेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आपकी एजिंग प्रोसेस जल्दी नहीं होती है। तो सही बताया मैडम आपने पिगमेंटेशन के बारे में, पर यहाँ पे आपने एक चीज और बताई है कि सनस्क्रीन जो है वो बाहर तो लगाना है, पर अगर आप घर में रहते हैं तो भी आपको इस्तेमाल करना है, ये चीज समझ में नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि लोग सोचते हैं कि जब हम बाहर रहते हैं तो ही हमको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइडियली 8-9 बजे से 9 बजे के आसपास आप पकड़ लीजिए सुबह के समय, इस टाइम से हमारा जो सनरेज रहता है वो थोड़ा एक्सट्रीम होता जाता है और 10 से 2 का जो टाइम रहता है तब यूवी इंडेक्स काफी हाई होता है, मतलब ये हमारे स्किन डैमेज होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यूवी बी रेज घर पे भी आते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर कोई अपना घर की खिड़की बंद रखे, खुले रहते हैं, यूवी ए रेज पेनिट्रेट होते हैं, तो इसलिए आप घर में भी रहेंगे तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना ही है। अभी जो फीमेल्स होती हैं, काम करती हैं गैस के सामने ज्यादातर, तो गैस से के भी फ्लेम से अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, इसलिए भी उनकी स्किन हार्म होती रहती है। अभी के ये जो लाइट्स रहते हैं, एलईडी लाइट्स हैं, उनमें से भी रेज निकलते हैं, तो इनडायरेक्टली आपकी स्किन हार्म होती ही रहती है। सो इसीलिए जब आप अंदर भी रहे तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। और बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि गर्मी के समय ही सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। 365 डेज वो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो उतने ही हार्मफुल होते हैं जितना गर्मी में, उतना ही ठंडे में और उतना ही बारिश में भी। तो इसलिए 365 डेज आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। मैडम, अगर किसी को पिगमेंटेशन हो जाता है तो उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? अगर पिगमेंटेशन हो गया तो सबसे पहली बात आप सनस्क्रीन स्टार्ट कीजिए। सनस्क्रीन से एटलीस्ट आपकी स्किन आगे और डैमेज नहीं होगी, जितना है उतने ही तक आपका सीमित हो जाएगा। दूसरी चीज, आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जितना आप घरेलू उपायों में समय बर्बाद करेंगे, मैं बर्बाद ही कहूंगी क्योंकि वो कुछ इतने खास काम आते नहीं हैं, क्योंकि हमको उसके लिए अंदर तक काम करना पड़ता है और ये अंदर तक काम आपको डीपिगमेंटिंग क्रीम्स और प्रोसीजर्स जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ केमिकल पील होता है, स्किन पॉलिश होता है, लेजर्स होते हैं, तो इन सब चीजों से आपका पिगमेंटेशन
धीरे धीरे कम होता है। और पिगमेंटेशन कम होने के बाद भी इन चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे अगर मैंने आपको एक घर साफ करके दिया है तो उसको मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर के पास आए, ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया, छोड़ दिया, ऐसा आपको स्किन के मामले में बिल्कुल नहीं करना है। मेंटेनेंस एक बेसिक चीज होती है जो आपको करनी चाहिए। मैडम, पिंपल्स जो है बहुत कॉमन टर्म है, पिंपल्स बहुत लोगों को होता है। ये पिंपल्स क्यों होता है? देखिए, पिंपल जैसा मैंने बहुत अभी पहले भी बताया था कि पिंपल ये काफ़ी लोगों को अफेक्ट करता है। मेन कैसे होता है कि जो हमारे फेस पे ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं, वो उसमें जो सीबम रहता है जो हमारे स्किन का ऑयल रेगुलेट करता है, तो वो उसका ओवर प्रोडक्शन होता है, स्पेशली ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन जिनको पिंपल्स आते हैं। तो ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से और ये धूल मिट्टी इनके वजह से पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, वो अंदर ही दब जाता है सीबम, वो बाहर निकल नहीं पाता। इस तरह से एक पिंपल फॉर्मेशन होता है। अब पिंपल होने के बहुत सारे रीजंस रहते हैं। पहले तो हार्मोनल, जो टीनेज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके वजह से पिंपल्स आते हैं। एक अडल्ट एक्ने भी होता है, मतलब उनको टीनेज में नहीं होके अडल्ट जब बड़े हो जाते हैं, जैसे 25 से आप 45 के बीच में पकड़ लीजिए, ये एक अडल्ट एक्ने का ग्रुप हो जाता है, तो उनको भी पिंपल्स होता है। क्योंकि हमारी स्किन चेंज होती रहती है, हमारी स्किन थ्रू आउट कभी भी सेम नहीं रहती। हार्मोनल चीजें हो गई, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, इन सब चीजों के वजह से हमारा स्किन पे अफेक्ट पड़ता रहता है। सो हमारी स्किन चेंज होती रहती है, इसलिए जिसको कभी पिंपल नहीं आया उसको भी पिंपल आ सकता है। तो इस तरह से पिंपल फॉर्म होता है। अभी जैसे स्पेशली ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन, मतलब पिंपल उनको आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उन्हें हम एक्ने प्रोन स्किन कहते हैं। तो ऐसे लोगों को स्पेशल केयर करना पड़ता है स्किन के लिए। उनको फेस वॉश थोड़ा सा एक, जैसे गर्मियों में उनको फोमिंग फेस वॉश, कुछ कंटेंट्स है जैसे सैलिसिलिक एसिड हो गया, टी ट्री ऑयल हो गया, ऐसे वाले आप फेस वॉश यूज कर सकते हो, जिससे आपका ऑयल प्रोडक्शन थोड़ा सा रेगुलेशन में रहता है। आप सनस्क्रीन्स यूज कीजिए, आप एंटीबायोटिक क्रीम्स रहते हैं, रेटिनॉल क्रीम्स रहते हैं, वो लगा सकते हैं। बट जो रेटिनॉल क्रीम्स रहते हैं, डेफिनेटली वो आपको एक डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर ही यूज करना चाहिए। तो इसमें भी एक कॉमन मिथ है लोगों का कि ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज जैसे ऑयल की वजह से जब वो वाइप आउट होता है तो आपका स्किन का जो एक मॉइस्चर लेवल रहता है वो भी निकलता है। तो ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइजिंग जरूरी है। हालांकि वो काफी लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स, लोशन बेस्ड जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, उससे भी ऑयली स्किन वालों को काफी हेल्प होती है। तो ऑयली स्किन वालों ने स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। ये एक बेसिक स्किन केयर मैंने आपको बताया, बट इससे भी अगर आपका नहीं होता है तो मैं आपको कहूंगी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। वो आपका स्किन देखकर एक्ने का कौन सा स्टेज है, जैसे पिंपल्स में भी स्टेजेस रहते हैं, एक कॉमेडॉन्स होते हैं, जैसे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं, कॉमेडॉन्स होते हैं जो ना ही पिंपल में तबली फॉर्म होते हैं ना ही वो बैठते हैं, तो वो कड़क रहते हैं, तो वो एक फॉर्म हो गया। एक सादे पिंपल्स हो गए जो जनरली हमें देखने मिलते हैं, फिर जिसमें पस वाले होते हैं। तो इन सब का बहुत ज्यादा और बढ़ने से अच्छा है आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। स्किन में ऐसा होता है कि जितना जल्दी आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट आता है। आप कुछ कुछ ट्राई करते रहेंगे, इसमें वक्त जाया करेंगे, तो उतना ही आपको रिजल्ट आने को भी टाइम लगता है। मैडम, जैसे आपने पहले बताया था फंगल इन्फेक्शन, ये फंगल इन्फेक्शन होता क्या है और क्यों होता है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन को एक अगर कॉमन लैंग्वेज में देखें तो उसे दाद कहते हैं, और मराठी में बोलेंगे तो इसे नाइटा भी बोलते हैं। तो ये जनरली आप ऐसे रीजन्स में होता है जहाँ पे दो स्किन का फ्रिक्शन होता है, जैसे अंडर आर्म्स हो गए, इनर थाइज हो गया, बटक्स हो गया, और कानों के पीछे भी ये हो सकता है। ये धीरे धीरे एक जगह से, जनरली ये इनर थाइज से शुरू होता है, वो धीरे धीरे बॉडी पे स्प्रेड होता है। स्पेशली ऐसी जगहों से स्टार्ट होता है जहाँ पसीना होता है, पसीना रुका हुआ रहता है, और ऐसी जगह पे फंगस जो रहता है वो अट्रैक्ट होके फंगल ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, और ये फंगस धीरे धीरे हमारे शरीर में बढ़ने लगते हैं। फिर ये ऐसे जगह भी आते हैं जहाँ पे हमको पसीना आता है पर स्किन का फ्रिक्शन नहीं होता, जैसे पेट पे आ गया, पीठ पे आ गया, चेहरे पे आ गया। बहुत ज्यादा अगर फंगस ट्रीट नहीं हो रहा है, मतलब नहीं किसी ने ट्रीटमेंट लिया, तो चेहरे तक भी आता है, आंखों को भी अफेक्ट करता है। तो फंगस ये एक्चुअली एक थोड़ा सा सीरियस टाइप में आता है। बहुत से लोग ना मेडिकल में जाके
क्रीम्स ले लेते हैं। अब वो क्रीम्स ऐसे रहते हैं, वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन ड्रग्स रहते हैं जो एक्चुअली नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि उसमें स्टेरॉइड रहता है। अब स्टेरॉइड से क्या होता है कि जो फंगस है वो टेम्पररीली बैठ जाते हैं, पर जब आप क्रीम बंद करोगे तो उसके और 2 गुना वो बढ़ने लगता है। तो इस वजह से स्टेरॉइड इंड्यूस फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको फंगल था ही, उसमें आप स्टेरॉइड लगा के और ज़्यादा उसको बढ़ावा दे दिया। तो ये पसीने के वजह से, टाइट क्लोथिंग के वजह से, एक इंसान घर से बाहर निकलता है दिन भर पसीने में ही है, वही गिले कपड़े हैं, तो इस वजह से ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन को आप अवॉइड करने के लिए लूज कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनिए, हवादार कपड़े पहनिए। जैसे आप घर पे आए तो आप लूज कपड़े पहनिए, अगर आपको ऑफिस में टाइट क्लोथिंग है, आपका कुछ अटायर है, तो घर पे आके हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे केसेस में आपको 2 बार स्नान करना ही है, सुबह और शाम। जैसे आप ऑफिस से आ रहे हो, कहीं बाहर से आ रहे हो, तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पर्सनल चीजें जैसे टॉवेल, साबुन, ये आपको अलग ही रखना है, अलग ही धोना है, जिससे कि आपके घर वाले एटलीस्ट अफेक्ट नहीं हुए इससे। और ओवर द काउंटर प्रोडक्ट लेने से अच्छा है कि आप डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए। इसको अवॉइड करने के लिए और एक चीज आप कर सकते हैं, आप डस्टिंग पाउडर्स यूज कर सकते हो। जैसे अंडर आर्म्स में, इनर थाइज में, आप बैक पे आप डस्टिंग पाउडर्स यूज कीजिए। डस्टिंग पाउडर से थोड़ा सा हेल्प होता है फंगल ग्रोथ कम करने में या फिर प्रिवेंट करने में। मैडम एक कॉमन और हमने परेशानी देखी है फटी एड़ियों के बारे में। ये टीवी में भी बताया जाता है फटी एड़ियों के लिए वो क्रीम्स होती है, वो होता क्यों है? हमने फीमेल्स में भी देखा है, मेल्स में भी होता है, क्यों होता है वो? जैसे हमारे पैर, एड़ी जो होती है, ये हमारे पैर का जो नीचे का भाग रहता है, जो सोल कहते हैं जिसे हम, तो उधर ज्यादा हाइड्रेशन नहीं रहता है। वहाँ की स्किन और हाथों की स्किन जो रहती है वो ड्राई ही रहती है। किसी किसी में और ज्यादा ड्राई रहती है, और कंटिन्यू पैरों पे जो प्रेशर आता रहता है, हमारा जो वेट एक पैर हमारा बेयर करता है, तो उसके प्रेशर के वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में वो ड्राई स्किन कड़क होने लगती है, और कड़क होने के वजह से, कंटिन्यू प्रेशर आने के वजह से वहाँ की स्किन फटने लगती है, तो इसे फटी एड़ियाँ हो जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मॉइस्चराइजर लगाइए, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाइए। और ऐसे केसेस में आपको मॉइस्चराइजर, जैसे आपको लगे कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपको मॉइस्चराइज ही करते रहना है, भले 4-5 घंटे में आप करते रहो। तो इससे जिनकी ड्राई स्किन है वो मॉइस्चराइजर लगाएं ये एड़ियाँ फटने के पहले। अभी हर एक को पता है कि देखने से समझ में आ जाता है कि स्किन ड्राई है। अगर आप पैर देखेंगे, हर एक को समझता है, इतना तो समझ ही जाता है कि हमारी पैर जो है वो हद से ज्यादा ड्राई है, तो आप मॉइस्चराइजर लगाइए। कोई भी मॉइस्चराइजर चलेगा, बट क्रीम बेस्ड रहे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आपकी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग नहीं ध्यान देते, ज्यादा ही ड्राइनेस हो जाता है, एड़ियाँ फट जाती है, उनमें से खून भी निकलता है, चलते समय उनको पेन भी होता है, तो ऐसे कंडीशन में आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बिकॉज उसको आपको क्रीम्स के अलावा और इंटरनल मेडिकेशंस, कुछ अलग कॉम्बिनेशन वाले क्रीम्स भी लगेंगे। यहाँ पे सिर्फ मॉइस्चराइजर आपको काम नहीं करेगा, मॉइस्चराइजिंग के साथ में आपको दूसरे क्रीम्स और टैबलेट्स भी लगेंगे। मैंने बहुत बार देखा गया कि आंखों के नीचे जो है ना काला हो जाता है, तो बहुत लोग बोलते हैं वीकनेस है इसके लिए आंखों के नीचे काला हो जाता है, वो स्किन से ही रिलेटेड है, तो क्यों होता है? जो हमारे आंखों के नीचे की स्किन होती है वो सबसे ज़्यादा पतली रहती है एज कम्पेयर टू बॉडी का कोई भी पार्ट आप ले लीजिए। तो वहाँ पे जब जैसे ब्लड फ्लो, कैपिलरीज जो होते हैं, वहाँ पे हमारा डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब हीमोग्लोबिन, वैसे भी हमारे पूरे बॉडी में वैसा प्रोसेस चलता रहता है, बट वो आंखों के नीचे ज़्यादा दिख के आता है क्योंकि वहाँ की स्किन पतली रहती है। ये इतना विजिबल नॉर्मल लोगों में नहीं रहता है, बट अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई हो तो इस वजह से स्ट्रेस आ जाता है, तो स्ट्रेस के वजह से वो डिसइंटीग्रेशन जो है वो दिखने लगता है। तो इसलिए वो कलर लाल रहता है, बट हमारी स्किन पे दिखने के लिए वो थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप में दिखता है, तो इसलिए डार्क सर्कल्स होते हैं। तो इसका मेन रीजन एक है कि नींद पूरी ना होना, बहुत लेट तक जागना, आप जैसा आपका प्रॉपर एक साइकिल है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ज्यादा देर आप रात को काफी रात तक आप मोबाइल देख रहे हो, तो स्क्रीन से भी जो लाइट्स आते हैं, ब्लू लाइट्स जो आते हैं, वो भी आपकी स्किन को हार्म करते हैं। ओवरऑल स्किन को भी करते हैं, पर आंखों को ज्यादा, क्योंकि आंखों पे स्ट्रेन आता है वो लाइट की वजह से अंधेरे में। सो इसलिए डार्क सर्कल्स आपको ज्यादा देखने मिलते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से भी होता है। तो ये 2 मेन रीजंस होते हैं। तो इसको आप अवॉइड करने के लिए आप
प्रॉपर नींद लीजिए, रात को सोते समय मोबाइल अवॉइड कीजिए जिससे आपकी आंखों पे स्ट्रेन नहीं आएगा। और आप एक रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे आप कूलिंग मास्क लगा सकते हो आंखों पे, जिससे एक रिलैक्सेशन फीलिंग आता है और जो वेसल्स वहाँ के कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट होने के वजह से फिर वो जो पिगमेंटेशन है वो थोड़ा सा दिखने में कम दिखता है। आप जो काकड़ी रहती है उसके स्लाइसेस करके आप लगा सकते हो, उससे भी एक रिलैक्सेशन मिलता है और ओवरऑल स्किन के लिए थोड़ा सा एक सूदिंग इफेक्ट भी मिल जाता है। ये आप कर सकते हो। फिर इसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा ही हो गया अगर आपको, तो फिर कुछ अंडर आई क्रीम्स अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। मैडम, बहुत लोगों का ये सवाल आता है कि हम जब नहाते हैं तो हम लोग कौन से तरीके का साबुन इस्तेमाल करें, क्या हमारे स्किन के लिए, फेस के लिए अलग करें और बाकी शरीर के हिस्से के लिए अलग करें, तो क्या है इसका? स्किन के लिए जैसे इंडियन पब्लिक अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग जो नहाने के लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं वही चेहरे पे भी लगाते हैं। कैसा है कि स्किन का, जैसे मैंने बोला कि पतली, जैसे आंखों के नीचे की स्किन पतली रहती है, वैसे फेस की भी पतली रहती है एज कम्पेयर टू हमारा जो दूसरा बॉडी पार्ट्स है। तो उसको थोड़ा सा माइल्ड साफ करने के लिए थोड़ा माइल्ड चीज़ लगता है। जैसे आप बॉडी पे उतना माइल्ड नहीं भी चलेगा, बट फेस के लिए थोड़ा सा माइल्ड रखना ज़रूरी है, क्योंकि पीएच जो हमारे स्किन का बैलेंस्ड रहना चाहिए। तो फेस के लिए एक पीएच फ्रेंडली फेस वॉश ही या फिर क्लेंजर ही इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है, जिससे आपको आगे की जो चीज़ें हैं, जैसे बहुत से सोप्स आप देखेंगे तो उससे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उससे आपका नेचुरल ऑयल जो रहता है वो स्ट्राइप हो जाता है। वो ऑयल निकलने के वजह से, जैसे अगर आप फेस पे, ठीक है, जैसे बॉडी पार्ट का स्किन ठीक होने की वजह से शायद बॉडी पे ना फर्क दिखे, बट फेस पे वो तुरंत दिख के आता है। तो इसलिए प्रॉपर पीएच बेस्ड जो एक 5.5 स्किन का जो पीएच वो मेंटेन रखने के लिए फेस वॉश या क्लेंजर ही यूज़ करें, जिससे आपको आगे जाके, या फिर जैसे साबुन से ड्राइनेस होता है, कभी कभी जो फेस वॉश रहते हैं उनमें ऐसे ऐसे कंटेंट्स रहते हैं, जैसे अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल के लिए कुछ चीज़ें रहती हैं, सेंसिटिव स्किन के लिए ज़्यादा केमिकल्स नहीं डालते, ऐसे फेस वॉश रहते हैं। तो आपके स्किन टाइप के हिसाब से आप चेहरे के लिए फेस वॉश या क्लेंजर ही यूज़ करें। जो बॉडी सोप्स होते हैं वो आप फेस पे बिल्कुल मत लगाइए। और बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि जिससे नहाते हैं फेस बॉडी, वही बालों पे भी लगा लेते हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बालों के लिए, स्कैल्प के लिए भी आपको शैम्पूज ही यूज़ करना चाहिए। जो सोप आप नॉर्मल बॉडी पे लगाते हो वो बालों पे भी नहीं लगाना है और आपको फेस पे भी नहीं लगाना है। मैडम, मार्केट में हमने देखा कि बहुत सारे फेयरनेस क्रीम्स अवेलेबल हैं जो ये क्लेम करते हैं कि भाई हम आपको गोरा कर देंगे या गोरी स्किन आपकी हो जाएगी, और अपने इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ज़्यादातर इतने फेयर रहते नहीं हैं, तो ये कितना सच है? जो फेयरनेस क्रीम्स होते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल फेयरनेस क्रीम्स हैं, तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो दे देती है, बट इनका ओवर यूज़ करने से, जो हर कोई करता है, क्योंकि कोई एक हफ्ता लगा के फेयरनेस क्रीम बंद नहीं करता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो कोई फेयरनेस क्रीम हमेशा ही शुरू रखेंगे तो हम लोग गोरे ही दिखेंगे। आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, आपका जो स्किन कलर है, उससे ज़्यादा और फेयर होने का कोशिश आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस चक्कर में आप अपने स्किन को हार्म कर रहे हैं। जो ओवर द काउंटर फेयरनेस क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं फेयरनेस क्रीम फेयर होने के चक्कर में, तो उसमें हाइड्रोक्विनोन नाम का कंटेंट रहता है। अब हर कोई क्रीम में नहीं रहता है, बट मोस्ट ऑफ द क्रीम्स में ये रहता है। और बाकी कुछ क्रीम्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ, जैसे कोई फेयरनेस का कोई सपोज इंग्रेडिएंट है तो उसका क्वांटिटी बहुत कम रहता है, तो वो इतना काम इफेक्ट दिखाती भी है, नाम लगा देते हैं फेयरनेस क्रीम। और जो हाइड्रोक्विनोन की मैं बात कर रही थी, उसका ओवर यूज़ करने से आपकी स्किन पतली होती है, स्किन रेड हो जाती है। आप धूप में जाओगे देखोगे कुछ कुछ औरतों की स्किन जनरली रेड दिखती है, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं ये हाइड्रोक्विनोन के ओवर यूज से। तो ये स्किन इरिपेयरेबल रहती है, ये रिपेयर करने के बियॉन्ड हो जाता है। सो मेरे हिसाब से फेयरनेस क्रीम्स के चक्कर में आप पड़िए ही मत। एक बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए, जैसे आप फेस वॉश कीजिए दिन में 2-3 बार, आप सनस्क्रीन लगाइए जो आपके स्किन को सूट हो, और मॉइस्चराइज़र सुबह या शाम जैसे आपको जमे, या फिर रात को भी आप मॉइस्चराइज़र लगा के सो सकते हैं। तो एक बेसिक स्किन केयर आप शुरू कीजिए। अब स्किन केयर स्टार्ट करने का कोई एज नहीं होता, जनरली टीनेज से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आपको एक एजिंग के हिसाब से भी अगर आप देखते हो, जैसे झुर्रियाँ आना ये नेचुरल है,
बट अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो, एक स्किन का केयर लेते हो, तो हम इसे डिले कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन एज भी बहुत ग्रेसफुली एज होंगे आप, होंगे भी तो। और ये जैसे मैंने कहा डिले हो जाता है, तो सनस्क्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोई भी स्किन के चीज़ के लिए। मैडम, ये जो जंक फूड होता है, क्या वो हमारी स्किन को इफेक्ट करता है? हम जो भी खाते हैं, भले जंक फूड हो या फिर फ्रूट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो, हर चीज़ हमारे स्किन को इम्पैक्ट करती है। एक पॉजिटिव करता है, एक नेगेटिव करता है। जैसे आपने बात कही जंक फूड की, अभी जंक फूड ये प्रोसेस्ड फूड है जिसमें अनहेल्दी फैट्स ज़्यादा रहता है। तो ये फैट से बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्ने, ब्रेकआउट्स, पिंपल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेशन, ड्राइनेस हो जाती है स्किन में, आपको इचिंग के इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये जो अनहेल्दी फूड्स हैं, जो जंक फूड है, ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती। ये एक्चुअली आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ही नहीं अच्छा रहता, बट स्किन क्योंकि दिखती है तो इसीलिए जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। जितना आप नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाएंगे, जितना रॉ खाएंगे उतना अच्छा है। विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हो गए, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये आप डेली इंक्लूड कर सकते हैं आपके डाइट में। नट्स, जो सीड्स, नट्स रहते हैं, तो ये भी आपके स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। वेजिटेबल्स हो गए, आपको हर तरह की भाजी खानी चाहिए, हर तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए, बिकॉज हर एक का एक अपना बेनिफिट रहता है। प्रीति मैडम, सनस्क्रीन के बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। जैसे मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे मैंने बोला है कि सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी रहता है। तो सनस्क्रीन बेसिकली करता क्या है, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं सन से, उससे हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है। अब सनस्क्रीन दो तरह के होते हैं, केमिकल सनस्क्रीन, एक फिजिकल सनस्क्रीन। अब केमिकल सनस्क्रीन सन के जो रेज रहते हैं उसको अब्जॉर्ब करके नलीफाई करती है, और जो फिजिकल सनस्क्रीन्स रहते हैं वो हमारे स्किन के सरफेस से अल्ट्रावायलेट रेज रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये दो मेजर टाइप्स हैं सनस्क्रीन के। तो फिजिकल सनस्क्रीन जनरली स्पोर्ट्समैन या फिर अगर स्विमिंग में जाते हो लोग, तो ऐसे लोग फिजिकल सनस्क्रीन्स यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहता है। और बाकी जो इंडोर्स हैं या फिर ऑफिस गोइंग है, कभी बाहर कभी अंदर ऐसा काम है, तो फिर केमिकल सनस्क्रीन्स यूज़ करें। सनस्क्रीन जब आप चूज़ करते हो तो स्किन टाइप के हिसाब से आप सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। अब सनस्क्रीन में लोशन भी आता है, जेल भी आता है, क्रीम भी आता है, मैट फिनिश आता है, सिलिकॉन आता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप एक लोशन बेस में जाइए, सनस्क्रीन लोशन यूज़ कीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो आप जेल बेस में जाइए, मैट फिनिश में जाइए, सिलिकॉन बेस में जाइए। तो ये चीज़ों से आपकी स्किन में ज़्यादा, जैसे बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि सनस्क्रीन लगाने के बाद पसीना ज़्यादा आता है, तो अगर आप हिसाब से चूज़ करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो वो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और अगर आप एक कोई भी लोशन ले रहे हो, सिलिकॉन ले रहे हो, कोई भी, तो बेसिक सनस्क्रीन जब आप एक चूज़ कर रहे हो तो मिनिमम उसमें SPF 30+ चाहिए। 50 रहेगा चलेगा, 80 रहेगा चलेगा, अब तो मार्केट में 100 वाले भी आ गए हैं। तो इधर मैं बताना चाहूँगी कि बहुत लोग सोचते हैं कि हायर SPF, जितना ज़्यादा हाई SPF रहेगा उतना ज़्यादा आपको सन प्रोटेक्शन मिलता है। अब 30 हो या 80 हो या 100 हो, एक टक्के का सिर्फ फ़र्क रहता है उसमें जो SPF है। अब SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, जैसे मैंने बोला 1-2% का ही रहता है। तो मिनिमम 30 आप SPF चूज़ कीजिए। PA रेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, PA ट्रिपल+, 4+, ऐसे रेटिंग्स में जाइए। और वाटर रेजिस्टेंट और स्वेट रेजिस्टेंट सनस्क्रीन चूज़ कीजिए। तो ये बेसिक 3 चीज़ें हैं। ये क्वालिटीज़ देखिए सनस्क्रीन में, और जैसा स्किन टाइप है उस हिसाब से आप सनस्क्रीन चूज़ कीजिए। और आपको 365 डे सनस्क्रीन लगाना है। जैसे आप सनराइज से सनसेट, जैसे आप पहला एप्लीकेशन 9 बजे कर रहे हैं, तो दूसरा आप अगर इंडोर्स है तो दोपहर को 1 बजे लगा लीजिए। अगर आपका बाहर ज़्यादा काम है तो फिर आप दोपहर को 12 बजे लगा लो, 3 बजे लगा लो। सनस्क्रीन शाम में लगा के या रात में लगा के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। सनस्क्रीन लगाने पे जो सन रेज रहते हैं वो एक्ट करते हैं, तब जाके सनस्क्रीन काम करता है। अगर आप शाम में लगाते हो तो वो काम नहीं करेगा, आपका सनस्क्रीन वेस्ट हो जाता है। प्रीति मैडम, सवाल तो बहुत सारे हैं पर समय की कमी है। अगर आपसे कोई स्किन के बारे में कंसल्ट करना चाहे या कोई क्वेरी रहेगी, उसके लिए आप क्या मदद कर सकते हैं?
अगर किसी को कंसल्ट करना है तो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंसल्टेशन अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है जिसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल हमारे यहाँ पे। और अगर आपको कुछ प्रोसीजर्स कराने हो, जैसे हमारे यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ चीज़ें होती हैं, हेयर से रिलेटेड बोलिए या स्किन से रिलेटेड बोलिए, लेजर्स हैं, पीआरपी है, माइक्रो नीडलिंग हो गया, कार्बन पील हो गया, हॉलीवुड फेशियल, वैम्पायर फेशियल, केमिकल पील्स, स्किन पॉलिश, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे होती हैं। तो ये बेसिकली पिगमेंटेशन, एक्ने या किसी को कोई भी स्किन कंसर्न हो तो वो प्रोसीजर्स करा सकते हैं। एंटी एजिंग के लिए हमारे यहाँ पे हाइफू भी होता है, जो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही लेटेस्ट मशीन है, वो भी होती है हमारे यहाँ। यूट्यूब चैनल भी है, डॉक्टर प्रीति स्किन केयर टॉक्स ये नाम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैं रेगुलरली पोस्ट करती हूँ जो बेसिक लोगों के मन में सवाल रहते हैं, कुछ आप घर पे आप क्या कर सकते हो, कुछ होगा तो स्किन और हेयर के रिलेटेड टिप्स मैं डालती रहती हूँ। और मेरा FB पेज भी है, इंस्टा हैंडल भी है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी सवाल रहेंगे तो फिर आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी प्रीति मैडम आपने, आप यहाँ पे आए, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सचिन, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर प्रीति महिरे, जिन्होंने हमें स्किन के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको रिलेटेड कोई टॉपिक से पॉडकास्ट चाहिए तो प्लीज उसके बारे में भी आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट तक, तब तक के लिए धन्यवाद।